अब देखिए 3 दिन पहले आरओ वाला जो वाजिब मांग थी, उसके लिए कितना नाक रगड़वाया। क्या इनके पीछे भ्रष्टाचार नहीं है? अभी आपने देखा होगा राम भद्राचार्य जी का वीडियो वायरल हो गया, अपने चेले के लिए वो सतीश महाना से मांग रहे हैं कि मेरे चेले को आरओ बना दो, शाश्वत शर्मा को। तो ये अब जिसको चाहे कोई भी बना सकता है, ये अधिकारी नेता जो बैठे हुए हैं उस पद पे कोई भी आरओ बना सकता है। परीक्षार्थकों को मतलब नहीं रह गया क्या? कम से कम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यह आवरण, धर्म का आवरण ओढ़ के यह नहीं कर रही थी, तो यहाँ खतरा दुगुना बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस वक्त आरओ और आरओ की नियुक्तियों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, और इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है, उसमें आरोप लगाया गया है कि भर्ती में घोटाला हुआ। तो बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस और आज़ाद अधिकार सेना के नेता अमिताभ ठाकुर जी हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। सर, आपने भी सुना होगा कि इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया है कि 99 पद थे आरओ और एआरओ के। 2020 में भर्ती आई, 21 में कंप्लीट हो गई, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में पद, लगभग जो रिपोर्ट है कि 38 अधिकारी, मंत्री, सचिव के बेटे बेटियां, और यहाँ तक जिस एजेंसी ने एग्ज़ाम कराया था उनके रिश्तेदार भी, और उस एजेंसी के मालिक की पत्नी भी आरओ बन गई। तो सर, कैसे ये संभव है? देखिए, मैं जो आपने बात कही है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद और दोनों का मिक्सचर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मेरी निगाह में खासियत यह है कि भाई भतीजा को भी मुफ्त में नहीं लिया जाता है, उससे भी बिना धनराशि के ग्रहण के बिना, यानी भाई है, पैसा ले लेते हैं, भाई है तो कुछ प्रतिशत 70%, 60% तक उनके जो है, नहीं 40%, 30% छूट है, 60-70% तक। तो भाई भतीजावाद प्लस भ्रष्टाचार के गठजोड़ का मेरी निगाह में ये जो विधान परिषद का जो प्रकरण आया है सचिवालय का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इसे इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि हमारी ज़्यादातर हम लोगों की निगाहें प्रशासनिक तंत्र पे रहती है। हम सभी जानते हैं कि 3 अंग है, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को भी धीरे धीरे अब सामने आ रहा है सतह पे। विधायिका के जो प्रशासनिक तंत्र है उसका भी मामला बड़ा टेढ़ा है। मैं इससे, और यह पहला दृष्टांत नहीं है, आप अच्छी तरह अवगत हैं, यहाँ विधान जो द्विसदस्यीय विधान परिषद, ये हमारे यहाँ सदन है, उसमें एक जो विधानसभा है, मेरी जहाँ तक जानकारी है उसके जो प्रमुख सचिव हैं वो पिछले 10 या कितने सालों से या अनंत वर्षों से वो एक ही पद पे विद्यमान है। दुबे की बात कर रहे हैं, श्री प्रदीप दुबे, जो पहले पीसीएस अफसर या जेएस अफसर थे, जुडिशियल सर्विस में थे, संभवतः राज्यपाल के यहाँ थे, वहाँ से यहाँ है और अनंत काल तक वह इस पद पे हैं। बहुत अजीबोगरीब स्थितियाँ इसी प्रकार की विधान परिषद में भी है। कोई नहीं जानता, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि कब भर्तियाँ निकलती हैं, कब भर्तियाँ आती हैं, कब भर्तियाँ जाती हैं। और एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति वहाँ पे है जिसको हम लोग धौलपुर हाउस की बात कहते हैं। धौलपुर, ये बिल्कुल धौलपुर की तरह है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि कहाँ कब क्या हो रहा है। सर, आपने दुबे जी का नाम लिया, प्रदीप दुबे जी में आप तो जाहिर बात है कि जब सेवा में रहे होंगे तो कई बार मिलना जुलना भी रहा होगा, क्योंकि वो भी सीनियर पोस्ट पे थे। तो क्या बहुत काबिल व्यक्ति हैं कि या कोई खास काबिलियत, बहुत कोई क्वालिटी है कि 10 साल से उसी पद पे वो बने हुए हैं? देखिए, व्यक्ति विशेष का विश्लेषण उचित नहीं होगा जो आपने, चूँकि हमारे हिंदी में व्यंजना लक्षणा का भी उदाहरण दिया जाता है। कई शब्द जो हैं व्यंजना में कहे जाते हैं, कई लक्षणा में। तो आप काबिलियत शब्द का जिस प्रकार आपने प्रयोग किया, तो व्यंजना और लक्षणा में यदि किया जाए तो उस तरह से निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा दिखता है। और मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक जो कहावत आती है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, मैं यह बात स्पष्ट कहना चाहूँगा, कहने को कोई आदमी इसको भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार के रूप में देखना चाहे, मैं इस पूरे चीज़ को एक ओवर द ईयर्स देखना चाहूँगा। एक पर एक विद्वान, अति विद्वान विधानसभा अध्यक्ष माने जाते थे हृदय नारायण दीक्षित जी। उनके पीआरओ के लोग भाई, और लिखा इसमें कि उनके पीआरओ के हृदय नारायण दीक्षित के पीआरओ और उनके भाई भी हो गए। हाँ, एक पर एक मैं कहूँगा, वह जो अपने आप को मतलब माता प्रसाद जी हैं, धीर गंभीर विदूषक मानते हैं, विदूषक नहीं सॉरी विद्वान मानते हैं,
उनके पर कोई, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को प्रश्न यह उठता है कि हर व्यक्ति को यह क्यों प्रिय है श्री दुबे जी, जबकि स्वयं हमारे पास मैंने, मेरी पत्नी ने इनसे संबंधित तमाम गंभीर अनियमितता की शिकायतें हम लोगों ने की हैं। मेरी जानकारी में तमाम उसमें जांचें, एक आत्महत्या की घटना घटी, आत्महत्या विधानसभा के गेट पे हुआ, उसमें उस व्यक्ति ने इनको नामित किया। मैं 7 महीने तक दिल्ली में एक आत्महत्या जिसमें 7 लोगों के नाम लिए गए, मुझे ज़बरदस्ती उठा के 7 महीने तक जेल में रखा गया। एक आत्महत्या के प्रकरण में इनका नाम लिया गया, उसकी जांच तक नहीं हुई। तमाम गंभीर शिकायतें, तमाम गंभीर प्रकरण उनको लेके रहे हैं, यह एक हिस्सा है। दूसरा एक गंभीर हिस्सा है अपारदर्शिता का, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का। हम सभी जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी को एक बेहतर शासकीय व्यवस्था के लिए कितना जरूरी मानते हैं। आपने आरटीआई का प्रयोग किया होगा, अक्सर आप करते होंगे, और सभी विभागों में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी 10 रुपये है, एक आरटीआई की फीस 10 रुपये है। मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद की 500 रुपये फीस है एक आरटीआई प्रश्न की, एक सवाल 500 रुपया। मैं जब छोटा था तो ये तो सर केंद्र सरकार का कानून है कि 10 रुपये ही लगेंगे। नहीं, केंद्र सरकार ने उसमें यह कह रखा है कि जो संबंधित बॉडी है उसका जो हेड है वह डिसाइड करेगा। जैसे यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 50 रुपये रखे हैं, वह भी आपत्तिजनक है। हमारा यह मानना है कि वह पारदर्शिता की दृष्टि से बाधक है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 रुपया रखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 50 रखा है, और विधानसभा और विधान परिषद ने 500 रुपये रखे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ, जो आर्टिकल आपने बात कही, श्यामलाल यादव जी जो आरटीआई में उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं समझता हूँ अब सम्मानित भी हुए इन कामों के लिए और लगातार इसमें लगे हैं। न जाने कितना धनराशि उनकी ओर से आरटीआई में या एक्सप्रेस की ओर से अपव्यय हुआ होगा। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको अनिल जी, जो दूसरा उसमें एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जिसका मैंने सामना किया, उसमें एक क्लॉज है कि वह सूचना नहीं दी जाएगी जो विधान परिषद या विधानसभा की मर्यादा का पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव डालेगी। ये डिसाइड कौन करेगा? अब यह डिसाइड वही करेगा जिसको सूचना देनी है। तो अपनी कोई सूचना देवे नहीं करेगा, कोई सूचना नहीं देगा। मैं इसीलिए आश्चर्य कर रहा हूं कि श्यामलाल जी या तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम पे पा गए होंगे। एक बार मुझे याद है कि एक छात्र एक भर्ती के ही सिलसिले में हमारे पास आया था और हमने पहला ही, देखिए मैं सीधी बात कहूँ, हमने पहला ही छूटते कहा था कि बाबू 500 रुपया खर्च हम नहीं करेंगे। मैंने एक रिटायर्ड आदमी, मैंने कहा कि, तो उसने तुरंत कहा साहब 500 में दूंगा, चिंता न कीजिए। उसके 500 पर जब हमने एक सूचना मांगी तो उस पर यही कह के भेज दिया। पहले तो कहा कि यहाँ आरटी कोई पीआईओ ही नहीं है, फिर प्रथम अपील में जब गई तो कहा कि यह विधान परिषद या विधानसभा की मर्यादा के विपरीत है। अब आप लड़ते रहिए, कहने का मतलब है जो चाहेंगे वो देंगे, जो चाहेंगे नहीं देंगे। और जाहिर सी बात है वह कभी नहीं देंगे जो प्रश्नवाचक होगा। तो यह मनमानापन तो सर एक चीज, वो तो चलिए बातों के, लेकिन सर इसमें देखिए कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सपा के जो बड़े लोग थे उनके रिश्तेदारों को भी इसी सरकार में नौकरी मिल गई 2021 में। मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा यानी था कि जो बड़े लोगों में खाली जुबानी भेदभाव होता है और अंदर ही सब कहते हैं ना कि जैसे केजरीवाल जी कहते हैं सब मिले हुए हैं जी। हाँ, तो सब मिले हुए तो हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि और जो शब्द हम लोगों ने प्रयोग किया, हमने आपने जो इस हमाम में सभी नंगे हैं वाली बात है। अब और दूसरा है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़। मैं समझता हूँ मैं कि जैसे अब आप और हम हैं जी, हमारे जैसे मैं इस समय एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिकल लीडर भी हूँ, मैं भी, आप एक जो है जर्नलिस्ट हैं, हमको और आपको भी मिले हुए की सीरीज में माना जाता है। आम तौर पे जर्नलिस्ट को या फिर एक्टिविस्ट को भी उसी का एक व्यापक हिस्सा, अगर हमने भी उसमें डुबकी लगा दी तो कुछ हम पालें कुछ आप पालें। यह एक खतरनाक पहलू जो है, कुछ ही मूर्ख मैं कहूँगा, गधे मैं कहूँगा, इसको अन्यथा मत लीजिए आपके और हमारे जैसे उनको न, क्योंकि मैं गया था एक बार, मुझे याद है, अपने बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे एक रिलेटिव ने पूछा कि इतना आरटीआई लगाते हो, इतने पीआईएल करते हो, क्या पाते हो? यानी फी पीआईएल कुछ अमाउंट मिलता है या आपके यहाँ फी न्यूज कुछ मिलता है, इसकी ऐसी एक धारणा बन गई है। समय पैसा अपना क्यों लगा रहे हैं आप? हाँ, कि लोग सोचते हैं
और यह भी एक खतरनाक पहलू है जो आपने दुश्मनी कहा। बनाते हैं। हाँ भाई, दुश्मन बनाते हैं, लेकिन जो लोगों में कंसेप्शन जा रहा है कि चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, वह एक अजीबो गरीब कॉकस बना के जो कुछ भी लाभ है व्यवस्था से लूट ले रहा है। ये मैं समझता हूँ कि कई बार उसके कारण हमको और तो आपको सर भी। ये अभी आपने देखा होगा राम भद्राचार्य जी का वीडियो वायरल हो गया, अपने चेले के लिए वो सतीश महाना से मांग रहे हैं कि मेरे चेले को आरओ बना दो, शाश्वत शर्मा को। तो कि अब जिसको चाहे कोई भी बना सकता है, ये अधिकारी नेता जो बैठे हुए हैं उस पद पे कोई भी आरओ बना सकता है, परीक्षार्थकों को मतलब नहीं रह गया क्या? देखिए, मैं इसमें एक तो कहना चाहूँगा, और ईश्वर का न्याय भी देखिए। ईश्वर कैसे, देखिए उन्होंने नाम ही रखा है शाश्वत, तो जिस व्यक्ति का नाम शाश्वत है उसे तो शाश्वत सुख उसका अधिकार है। और जिसकी तो पैरवी राम भद्राचार्य स्वयं करें। जिसकी पैरवी स्वयं जो है रामभद्र आचार्य महोदय करें, और जो खुद शाश्वत हो, कोई नियम। और वैसे दूसरी ओर आपको हमको हम लोग मिल जाए तो संसारी और मायावी चीज़ों से पूर्ण त्याग करने की बात और कुछ भी न करने की बात, गीता के ज्ञान की बात। गीता में तो हमें नहीं लगता है कि कहीं पैरवी का प शब्द भी होगा, और यहाँ पैरवी की जा रही है, पैरवी हो रही है और सफल भी हो रही है। आपने स्वयं कहा कि समाजवादी पार्टी तो फला पार्टी तो फला के रिलेटिव। एक उपलोकायुक्त का भी मैंने सुना है, कोई दिनेश सिंह उपलोकायुक्त जिस कंपनी ने कराया सर उसकी पत्नी भी हो गई। बताइए, जिसने कराया उसकी। तो ये चीज़ें आपत्तिजनक हैं। हमारा और आपका काम, भाई हम लोग आदत से मजबूर हैं, हम शोर मचा रहे हैं, कौन सुनेगा, कितना सुना जाएगा वो तो ईश्वर मालिक है, लेकिन हमारी आपकी मजबूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वचनबद्धता दी है। एक आप तो कानून के आदमी रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के व्यक्ति रहे हैं। जिस तरह से राम भद्राचार्य ने सिफारिश करी या दबाव डाला खुले मंच से, तो क्या उनके अगेंस्ट ये कोई क्रिमिनल केस भी कोई आम आदमी हो तो बनता है इस तरह से अपने चेले को नौकरी दिलाने के लिए, या अपने किसी व्यक्ति को नौकरी दिलाने के लिए आरओ की या कोई भी नौकरी? देखिए, अगर स्ट्रिक्टली लीगली देखिए तो निश्चित रूप से जो यह है लॉ है, उसमें पब्लिक फंक्शनिंग में अगर आप अनुचित हस्तक्षेप करते हैं, उसके लिए भी जहाँ तक मुझे स्मरण है आईपीसी में एक धारा है, प्रॉपर फंक्शनिंग। जैसे कि आप और हम फिल्मों देखते हैं कि वो कहता है कि तुम मेरे, पुलिस वाले ज़्यादा बोलते हैं कि मेरे रास्ते में आ गए अरेस्ट करने के लिए, तो पुलिस के रास्ते में आ गए हो, पब्लिक वर्क में हस्तक्षेप कर रहे हो, तो धाराएँ तो हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो स्वयं मतलब जो है सत्ता शीर्ष के साथ हैं, सब सत्ता शीर्ष को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वचन दे रहे हैं, उनके लिए तो यह सब जो मैं कहूँगा कि भूतल के और धरातल के नियम, मुझे नहीं लगता है कि उन पर लागू होंगे। उनसे ऊपर है वो, उनसे बहुत ऊपर है, जाहिर सी बात है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, और उस जगह मैं कहना चाहूँगा, और यह थोड़ा सा अंतर भी मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व की सरकारों, इस सरकार में एक जो अंतर मुझे दिखता है कि कम से कम वे उन शब्दों का उच्चारण करके नहीं गुनाह करते थे जो यह सरकार करती है। यानी एक ही बार में यह एक अजीबो गरीब की, मैं विश्व बंधुत्व की बात, एक ही बार में मतलब हिंदुत्व के पराकाष्ठा की बात, ईश्वरत्व की पराकाष्ठा की बात, या जैसा मोदी जी कह देते हैं कि मैं सीधे ईश्वर से बात कर रहा हूँ, एक तरफ तो वो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सारे जो कुकर्म मैं कहूँगा, अपराध में कहूँगा, भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं। स्वयं पंचम तल 3 बार, अब देखिए सिपाहियों की भर्ती कैंसिल हुई, अब देखिए 3 दिन पहले आरओ वाला जो वाजिब मांग थी उसके लिए कितना अनाक रगड़वाया। क्या इनके पीछे भ्रष्टाचार नहीं है? तो यह जो खतरा है, कम से कम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यह आवरण, धर्म का आवरण ओढ़ के यह नहीं कर रही थी, तो यहाँ खतरा दुगुना बढ़ जाता है। सर ये आखिरी सवाल, ये आरओ और एआरओ की पोस्ट क्या इतनी इंपॉर्टेंट, इसलिए इतनी मारामारी मची हुई है कि खुद गॉडमैन टाइप के इतने बड़े पंडे पुजारी, इतने बड़े धर्माचार्य पैरवी कर रहे हैं, अधिकारी मंत्री के रिश्तेदार लूटे ले रहे हैं सर्विस? कितनी सैलरी होती है? क्या ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा है क्या इसमें? देखिए सर, मैं इसमें थोड़ा सा हटके कहना चाहूँगा। मैं यह मानता हूँ कि यह पुनः जो सरकार, और मौजूदा सरकार और पहले की भी सरकारें, जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े लक्ष्यदार बातें कि अद्भुत विकास हो रहा है और हम लोग एक सृष्टि युग में जी रहे हैं और अमृत काल आ रहा है, जो बोलते हैं, उनके विपरीत आप भी सत्यता से परिचित हैं कि हालात ये हैं कि सिपाही भर्ती में 50 लाख
लोग अप्लाई कर लेते हैं। चपरासी भर्ती में भी 50 लाख अप्लाई करते हैं। अच्छा, 5-6 साल सर आएगी नहीं भर्ती तो क्या होगा? तो जब इतनी बेरोजगारी है तो उन भर्तियों में भी, इसीलिए कौन पद अच्छा है बुरा है, इस समय तो पद की ही मारा। एक पद, छोटा सा पद भी जो है, जहाँ 700-800 वैकेंसीज होती हैं, उन 700-800 वैकेंसी में जब 10-10, 20-20, 50 लाख लोग हैं, आप तुलना कीजिए तो वह तो कौन किस कब निकल जाएगा, उसके लिए किसके यहाँ से पैरवी आ जाएगी कौन जानता है। पद बहुत घट गए हैं, बहुत कम हैं, और ये लफाजी अपना छोड़ नहीं रहे हैं, केवल दिन भर। कहते हैं कि खर्ची पर्ची तो दूसरे दलों में चलती है, हमारे यहाँ खर्ची पर्ची चलती नहीं है। इनके यहाँ तो न जाने क्या क्या चलती है, ईश्वर मालिक है। लेकिन आप और हम खुद देख लें, एक भी भर्ती इनकी सही ढंग से निपट गई हो, एक भी कोर्ट गए बिना कोर्ट गए या बिना कैंसिल हुए। और कैंसिल, देखिए, या तो इनको मेरी सलाह है, श्री क्या नाम है इनका, योगी जी को, कि भर्ती निकालें तो चुनाव देख के निकालें, नहीं तो बार बार मुंह की इनको खानी पड़ती है। वैसे तो ये करा, जैसे मान लीजिए एसआई भर्ती करा ली और उसके बाद उसका भ्रष्टाचार जग जाहिर है, लेकिन उसको निरस्त नहीं करके जो भी दरोगा फरोगा ले लिए। तो कम से कम इतना भर रखें, अपनी लाज रखें, आयोग की लाज रखें, कि कम से कम जब चुनाव का वक्त हो तब भर्ती न निकालें, क्योंकि आदत से बाज ये आएंगे नहीं लोग, भ्रष्टाचार निश्चित करेंगे और चुनाव में फंस जाता है मामला इनका, इनको वापस लेना पड़ता है, तो और गलत संदेश जाता है और परेशानियां होती है। भाई तुमको भ्रष्टाचार ही जब करना है तो ऐसे समय में करो जब दूर दूर तक कोई चुनाव, कम से कम भर्ती तो कंप्लीट हो जाए, किसी को तो मिल जाए। हाँ। तो इतनी मेरी इनसे जरूर गुजारिश है कि कम से कम ऐसे समय में चुनाव करो जब ये निकालो भर्ती जब चुनाव ना हो। बिल्कुल। तो इतनी तफसील से सर बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। बाकी सर के इन तमाम बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।